तो आपने देखा था कि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था और संविधान सभा में जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप में जो हमारे संविधान की रूपरेखा है, जो हमारे संविधान का स्ट्रक्चर है, उसको बनाने का काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। इसके बाद कुछ प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि सबसे पहले जो था 1895 में संविधान सभा की जो मांग थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने मांग की थी। या इस तरह से बन सकता है प्रश्न कि महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग पहली बार कब की थी। तो महात्मा गांधी जी ने भी 1922 में मांग की थी। 1928 में नेहरू ने संविधान सभा का प्रारूप पेश किया था, नेहरू रिपोर्ट इसको कहा जाता है। और 1934 में एम एन रॉय ने और 1935 में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। यानी कि जब अंग्रेज जाएंगे इस देश से तो देश कैसे चलेगा। अभी तो भारत शासन अधिनियम 1935 चल रहा था हमारे देश में आज़ादी से पहले, लेकिन आज़ादी के बाद जो है संविधान हमारा देश कैसे चलेगा, तो उसके लिए संविधान सभा की मांग जो है अलग अलग समय पर होती रही है। तो इसके बाद अंग्रेज़ों ने सबसे पहले 1940 में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले 1940 में अगस्त प्रस्ताव में जो है संविधान सभा की मांग को पहली बार इन्होंने स्वीकार किया था। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, और इसमें जो है निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान इन्होंने किया था। यानी कि जो संविधान सभा बनेगी वो चुनाव के द्वारा बनेगी, वो निर्वाचन के द्वारा संविधान सभा बनेगी। इसके बाद जो संविधान सभा का निर्वाचन हुआ वो 1946 में हुआ। तो संविधान सभा का जो निर्वाचन है वो विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा हुआ था, और 1946 में हमारी संविधान सभा का चुनाव हो गया। और जो है 10 लाख पे एक प्रतिनिधि इन्होंने बनाया था। यानी कि 389 सीटों में पूरे देश को बांट दिया था। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या आरंभ में 389 थी। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, तो जुलाई और अगस्त 1946 में हमारे देश में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। संविधान सभा ने ही संविधान बनाया, तो संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, जुलाई से अगस्त 1946 के बीच में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ था, तो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। देखो, दो तरह के निर्वाचन हमारे देश में होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष निर्वाचन, जब देश की जनता वोट देती है उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। जैसे कि लोकसभा यानी कि केंद्र की सरकार, और हमारे उत्तराखंड की सरकार यानी कि विधानसभा, और आपके स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव, 3 बार हमारे देश में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। यानी कि जनता वोट देती है। एक पंचायत के चुनाव में यानी कि स्थानीय शासन में, एक राज्य के चुनाव में यानी कि विधानसभा का चुनाव होता है, और एक देश का चुनाव अभी अभी हुआ था लोकसभा का। तो 3 बार प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें जनता वोट देती है। लेकिन एक चुनाव इनडायरेक्ट भी होता है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब जब हम वोट नहीं देते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है, तो उसमें हम वोट नहीं देते हैं, बल्कि हमारे चुने हुए विधायक, सांसद जो ये हैं, ये लोग वोट देते हैं। तो उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। तो संविधान सभा के चुनाव में भी जनता ने वोट नहीं दिया था, बल्कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने, विधायकों ने और इन लोगों ने उसमें वोट दिया था। निर्वाचक मंडल जो थे, विधानमंडलों के जो है निम्न सदन के सदस्य जो थे, यानी कि विधानमंडलों की जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्यों ने, जैसे कि हमारे देहरादून में 70 विधायक हैं। अभी देहरादून की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार जो है, उत्तराखंड की विधानसभा जो है, इसकी संख्या कितनी है, 70 है। 70 विधायक हैं हमारे उत्तराखंड की विधानसभा में। तो ये हमारे चुने हुए हैं। तो इन लोगों ने उस समय, इन विधायकों ने जो है संविधान सभा के जो सदस्य चुने जा रहे थे उनको किसने वोट दिया था, तो विधानमंडल के निम्न सदन यानी कि विधानसभा के सदस्यों ने इनको वोट दिया था। यानी कि डायरेक्ट कौन सा निर्वाचन हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। यानी कि जनता ने वोट नहीं दिया था, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने वोट दिया था। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग इसमें किया गया था। कुल 389 मेंबर थे। यानी कि संविधान, जब संविधान सभा ने बनाया तो कितने मेंबर थे उस संविधान सभा में, 389 मेंबर थे। कहाँ कहाँ से आए थे, तो 93 तो रियासतों से थे। अब रियासतें क्या थी, रियासतें जैसे टिहरी उस समय एक रियासत थी। टिहरी भारत में नहीं था, बल्कि एक अलग रियासत हुआ करती थी, यहाँ राजा हुआ करता था। तो ऐसे ही 93 रियासतें और थी इस देश में, है ना। और इनमें से एक एक आदमी इन्होंने भेजा रियासतों ने, एक ये मनोनीत कर करके इन्होंने, जैसे एक आदमी टिहरी से भी गया होगा, ऐसी हैदराबाद और बहुत सारी ऐसी 93 रियासतें इसमें आज़ादी के समय।
बाकी जो क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के कब्जे में था 296 मेंबर उसके भी गए। तो कुल मिला के 289 सॉरी 389 389 मेंबर बचे थे। और इसमें से जो ब्रिटिश प्रांत थे टोटल 296 थे, 292 तो इनके पूरे प्रांत थे, 4 है ना, ये एक तरह से जैसे आजकल केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान, ये 4 उस समय इनके उच्चायुक्तों के प्रांत भी थे, जैसे आजकल हम केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं इनको। अब जो 389 मेंबर थे, जैसे आजकल 545 मेंबर हैं, 542 मेंबर हैं हमारी लोकसभा में, तो उस समय कितने मेंबर, 389 मेंबर चुनने थे पूरे देश में से। 389 संख्या थी संविधान सभा के सदस्यों की। तो कैसे चुना जाए, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि बनाया गया। तो ऐसे संविधान बनाने के लिए संविधान सभा जो बनी उसमें कितने मेंबर गए, 389, और एक मेंबर कितने लोगों पे था, 10 लाख पे था। अब जैसे समुदाय के आधार पर उस समय मुस्लिम और सिखों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया था। मुस्लिमों के लिए 78 सीटें उस समय रखी गई थी, है ना, और सिख समुदाय के लिए 4 सीटें उसमें रखी गई थी। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है आपको कि सांप्रदायिक आधार पर, जैसे आजकल हमारी लोकसभा में SC और ST के लिए रिजर्वेशन है, ऐसी उस समय पे ये तो जातिगत आधार पर हो गया, उस समय समुदाय के आधार पर दिया था, कम्युनिटी के आधार पर। 78 जो थे मुस्लिम सदस्य सीटें आरक्षित थी उस समय की। 210 सीटें सामान्य के लिए थी उस समय, 208 सीटें, 208 मेंबर कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित हुए थे उस समय, 73 मुस्लिम लीग के हुए थे। इसके बाद 15 महिला सदस्य भी थी। ये कई बार प्रश्न इस तरह से पूछा दिया जाता है कि भाई 389 लोगों की सदस्य संविधान सभा थी जिन्होंने संविधान बनाया, तो महिलाएं कितनी थी, तो महिलाएं 15 थी, 73 मुस्लिम लीग के सदस्य थे। 2 बड़े नेता जो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के उस पर ही बना था, तो 2 आदमी इन्होंने संविधान सभा के चुनाव नहीं लड़े थे। जयप्रकाश तेज बहादुर ने इससे त्यागपत्र भी दिया था। इसके बाद संविधान सभा के निर्वाचन के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। उसके बाद इनके 73 सदस्य अलग हो गए थे, तो 299 की संख्या 299 बचे थे बाद में संविधान सभा में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। बैठक का मतलब जैसे कि आजकल संविधान ये इनके सांसदों के चुनाव होते हैं, तो जब ये चुन के जाते हैं तो संसद में पहली बार बैठते हैं, उसे पहली बैठक कहा जाता है। तो पहली बैठक ऐसी संविधान सभा की भी कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बनी। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो देखो किसी भी सदन को या किसी भी सभा को चलाने के लिए एक अध्यक्ष चाहिए होता है। आजकल भी आपने लोकसभा का अध्यक्ष देखा होगा, ओम बिरला, जो ऊपर बैठ के सदस्यों को कहते हैं चुप रहो या कुछ और बोलते रहते हैं इस तरह से। तो अध्यक्ष तो बाद में राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे, लेकिन जो है संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, तो अस्थायी अध्यक्ष उनको बनाया गया था पहले। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 दिन बाद, यानी कि 9 दिसंबर पहली बैठक, सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है। SC मुखर्जी जो थे ये उपाध्यक्ष चुने गए हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। और बाद में कृष्णमाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। BN राव, ध्यान में रखना, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि जैसे भीमराव अम्बेडकर जी की भूमिका थी संविधान को बनाने में, वैसे ही BN राव साहब का भी बड़ा योगदान था। ये भी बड़े विशेषज्ञ थे कानून के, तो BN राव और भीमराव अम्बेडकर साहब, इनका बड़ा ही योगदान माना जाता है। तो संवैधानिक सलाहकार ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बोल सकते हैं, कौन था, BN राव जी, संवैधानिक सलाहकार उनको माना गया है। इन थे और पहला प्रारूप इन्होंने ही दिया गया माना जाता है। बाद में प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो भीमराव अम्बेडकर बने थे। 13 दिसंबर को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। ध्यान रखना, हमारे संविधान में उद्देशिका भी है, उद्देशिका भारतीय संविधान के शुरू में लिखी हुई है, तो वो अलग चीज़ है। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था 13 दिसंबर, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य मैंने होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, क्या कैसा संविधान बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो उद्देश्य प्रस्ताव होता है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की मार्गदर्शिका था, यानी कि
किस प्रकार का संविधान हमें बनाना है, इसमें संविधान की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया गया था। तो शब्द सही लग रहा है। मुख्य बात यह है कि भाषा अगर आपकी समझ में आती है, शब्द समझ में आ जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि क्या व्यवस्था इसमें होती होगी या हुई होगी। संविधान का दर्शन भी इसको कहा है इन्होंने। उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु हैं कि संप्रभु होना चाहिए देश, हमारा सोवरेन कंट्री होना चाहिए, यानी कि देश अपने आंतरिक फैसलों या अपने फैसलों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता, उसे कहते हैं सोवरेन कंट्री, है ना। भारत एक कैसा है, संप्रभु देश है। तो भारत का यानी कि कैसा होना चाहिए हमारा संविधान, तो संप्रभु होना चाहिए, है ना। रिपब्लिक होना चाहिए, रिपब्लिक मैंने जहाँ का प्रतिनिधि गणराज्य, गणराज्य को बोलते हैं रिपब्लिक को। रिपब्लिक मैंने जहाँ का मुखिया जो होता है वो वंशानुगत नहीं होता है, यानी कि चुना जाता है। तो रिपब्लिक होगा हमारा भारत, इसके लिए संविधान बनाना है। और इसमें ब्रिटिश राज्यों के क्षेत्र भी होंगे, भारतीय राज्य क्षेत्र भी होंगे, सभी अन्य भारतीय क्षेत्र भी होंगे, ये सब मिला के देश बना था। ध्यान में रखना, 26 जनवरी ये 15 अगस्त 1947 से पहले भारत कई रियासतों में, कई खंडों में बटा हुआ था। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारत जो है बाद में ऐसा माना जाता है कि वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष माना गया है। अभी हमने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी उनके जन्म जयंती पर मनाया है। तो पटेल साहब ने पूरे भारत को एक कर दिया था, ऐसा माना जाता है। 562 रियासतें को उन्होंने भारत में मिला दिया था। ऐसे राज्य क्षेत्र जो स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित होना चाहें, तो इन सबको मिला के भारत बनेगा। उस समय बहुत अलग अलग ये सारी चीज़ें, ब्रिटिश भारत के प्रांत भी थे उसमें, अन्य राज्य भी थे, है ना, हमारी रियासतें भी थी, तो सभी को मिला करके भारत बना था। तो सब प्रस्ताव में ये लिखा जा रहा है सब कुछ, है ना, कि भारतीय संघ में राज्यों को स्वायत्तता दी जाएगी, राज्यों की भी बात सुनी जाएगी, अलग अलग राज्य होंगे, है ना, और संप्रभुता शासन की शक्तियाँ जनता में निहित होंगी, यानी कि भारत एक डेमोक्रेसी होगा, लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुना जाता है प्रतिनिधि। लोकतंत्र में और गणतंत्र में थोड़ा सा इतना ही अंतर है कि गणतंत्र की परिभाषा ये है कि मुखिया जो होगा हमारे देश का, जो गार्जियन होगा, जैसे भारत का राष्ट्रपति, वो कैसा नहीं होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। ये गणतंत्र हो गया। लोकतंत्र हो गया जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल टू द, है ना, टू द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। तो प्रजातंत्र और लोकतंत्र, गणतंत्र और लोकतंत्र में परिभाषाओं का अंतर है। अल्पसंख्यकों, जनजातियों, पिछड़े क्षेत्रों को सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे और आर्थिक, राजनीतिक प्रतिष्ठा, इन सब की समता रखी जाएगी। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता रखी जाएगी। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव है हमारे संविधान का, जो कि 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू रखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये अलग अलग ध्यान रखना। उद्देश्य प्रस्ताव का मीनिंग भी समझना है। मेन चीज़ समझ में तब आएगा जब आप शब्दों को समझेंगे, मीनिंग समझेंगे, इसको अर्थ भी समझेंगे इसका। अब समितियां बनी, संविधान सभा तो बन गई, संविधान सभा ने ही संविधान बनाया। अब सारे काम तो एक ही आदमी नहीं कर सकता, तो अलग अलग काम बांट दिए गए। जैसे कि संघीय समिति, जो संघ में हमारा पूरा भारत और राज्य होते हैं हमारे उत्तराखंड जैसे, तो संघ, राज्यों का एक संघ है हमारा देश। तो यानी कि राज्य संघ के जो विषय रहे होंगे, जो केंद्र सरकार से संबंधित चीज़ें रही होंगी, तो संघीय समिति यानी कि जो हमारी यूनियन कमेटी रही होगी, संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति, इन दोनों की जिम्मेदारी, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे इन समितियों के? जवाहरलाल नेहरू थे। देखो समिति क्या होती है, कमेटी क्या होती है। कमेटी में एक आदमी, किसी का बड़े काम को जब हम क्या करते हैं, 6-7 आदमियों का एक समूह बना देते हैं, उसे कमेटी बोलते हैं। कमेटी हमेशा ओड नंबर में होगी, विषम संख्याओं में होगी, 3, 5, 7, क्योंकि कोई भी निर्णय जब लिया जाएगा तो बराबर सदस्य रखे जाएंगे, तो दो इधर हो गए तो निर्णय तो लिया ही नहीं जाएगा। तो इसलिए हम कौन सी संख्या में बनाते हैं समिति के सदस्य? विषम संख्या में। तो समिति कैसे होती है? 6-7 आदमियों की एक ग्रुप होता है जो कि किसी विषय पर काम करता है, तो ये समिति हो जाती है। तो ये 2 समितियों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया। अब अध्यक्ष कौन होता है समिति का? एक आदमी ऐसा रखा जाता है जो कि मुखिया रहेगा उसमें, और वो उसका संचालन करेगा। बाकी और लोग भी काम करेंगे उसमें, जो अन्य मेंबर होते हैं, लेकिन सदस्य जो अध्यक्ष होता है वो समिति का मुखिया होता है। प्रांतीय संविधान समिति डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, है ना, लौह पुरुष जिनको हम कहते हैं। मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय क्षेत्र और आंशिक बाह्य समिति का अध्यक्ष भी पटेल साहब को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। मूल अधिकार समिति JB कृपलानी को बनाया गया था। अल्पसंख्यक समिति मुखर्जी को बनाया गया था ना, ये ईसाई थे इसलिए बनाया गया था इनको अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक जैसे कि कुछ
ऐसी कम्युनिटियाँ जो जिनकी संख्या कम है उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है, माइनॉरिटीज़ कहा जाता है ना, जैसे कि हमारे देश में ईसाई हो गए, मुस्लिम्स हो गए, है ना, ये थोड़ा सा इनको माइनॉरिटीज़ कहते हैं। शब्दों का अर्थ समझना है मेन चीज़, इसलिए ये बताया जा रहा है। उप समिति, जैसे असम की उप समिति, ये कुछ इन लोगों को बनाया गया था। इसके बाद राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान में रखना, बहुत सारी समितियाँ ऐसी थी कि जैसे संचालन समिति, अब संसद का संचालन कौन करेगा, भाई जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसीलिए संचालन समिति, झंडा समिति, है ना, इनके लिए जो है तदर्थ झंडा समिति, ये सब जो है तदर्थ समिति, इनका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। प्रारूप समिति बड़ी महत्वपूर्ण है, जिन्हें स्ट्रक्चरल कमेटी भी बोलेंगे, जिन्हें वो प्रारूप बनाया, रूपरेखा बनाई हमारे संविधान की, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। और बाकी 7 सदस्यों की थी ये समिति, और अध्यक्ष इसके ये थे भीमराव अम्बेडकर थे। इंडियन स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू ने बनाई, राज्य समिति, इसके अध्यक्ष भी ये थे। और 3 हियरिंग हुई थी इसकी, है ना, 3 रीडिंग्स हुई थी, और 3 पठन में संविधान को पारित किया गया था। पहला पाठन इसका, ये पहली रीडिंग इसकी 4 से 9 नवंबर को हुई थी, द्वितीय पाठन 15 से 17 अक्टूबर 1949, और तृतीय पाठन जो था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26, इसीलिए 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। ध्यान रखना, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया और अंगीकृत किया गया, यानी कि अडोप्ट किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया, है ना। ये इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, किसमें, उद्देशिका में, प्रियम्बल जो है हमारे संविधान की, उसमें इस तरह की बात लिखी हुई है। 284 मेंबर ने हस्ताक्षर किए थे, वैसे 299 थे, लेकिन 284 लोगों ने संविधान पर अंतिम जो प्रति छपी थी उस पर हस्ताक्षर किए थे। और कुछ संविधान तो 26 नवंबर को ही लागू किया गया था, जिसमें 15 अनुच्छेद और 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे। तो ध्यान में रखना कि पहली बार आंशिक संविधान, पूर्ण संविधान तो 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र बने थे, उस दिन लागू हुआ था 26 जनवरी को 1950 को, 1950 को, लेकिन कुछ आंशिक संविधान 26 नवंबर को भी लागू कर दिया गया था। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि सिटीजनशिप इस समय लागू कर दी गई थी। यह कौन सा भाग संविधान का, तो संविधान का भाग 2 है सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप कब से, 26 नवंबर को ही लागू कर दी गई थी। तो ये कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं, इनको हम आगे भी पढ़ेंगे। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, 324 निर्वाचन आयोग है, 304 जो है ना निर्वाचन के बारे में है, और ये जो है शेष भारत 26 शेष संविधान जो है हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। कुछ चीज़ों में बदलाव भी हुआ संविधान बनने के बाद में, जैसे कि संविधान सभा संप्रभु संस्था बन गई है, क्योंकि यह कैबिनेट मिशन की सिफारिशों की से पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। अब जैसे पहले तो संविधान सभा ब्रिटिश सरकार के अधीन ही बनी थी, लेकिन जैसे ही संविधान लागू होता है अब हमारी संविधान सभा भी एक सोवरेन कमेटी बन गई थी, एक संप्रभु संस्था। अब क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो गया तो ये कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से पूरी तरह स्वतंत्र हो गई है। अब किसी तरह का दबाव इस पर नहीं है। संविधान की दोहरी की भूमिका इसमें कहा जा रहा है कि संविधान का निर्माण करना, संविधान सभा अब निर्माण भी कर रही है, और जो है संविधान सभा की इसमें जो है इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संसद विधानमंडल का काम भी संविधान सभा ने ही संभाला था, क्योंकि भाई संविधान तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, लेकिन देश तो 47 में आज़ाद हो गया था। तो 1952 में पहली बार चुनाव हुए थे लोकसभा के, पहला चुनाव 1952 में हुआ था। तो तब तक किसने संभाला था, अंतरिम सरकार बोल सकते हैं, या संविधान सभा के ही जो लोग थे उन्होंने सरकार को 1947 में नई सरकार बनाई थी या उसको संभाला था। और संसद के रूप में जब ये संविधान सभा को ही, क्योंकि चुनाव तो 1952 में हुए थे 5 साल बाद ना, तो तब तक कैसे चलाए इन्होंने, तो संसद भी फिर इसी संविधान सभा ने फिर पार्लियामेंट के रूप में बन गई, और इसके अध्यक्ष है ना गणेश वासुदेव मावलंकर, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष GV मावलंकर थे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। बाद में देखा था आपने कि 299 रह गए थे, और बाकी सदस्य मुस्लिम लीग वगैरह के वो चले गए थे। ब्रिटिश भारत 229 थे, और 70 देशी रियासतों के सदस्य 299 सदस्य कुल बने थे।
हमारी संविधान सभा में। तो कुछ निर्णय भी लिए हैं। 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रध्वज को मान्यता दी है, ध्यान रखना। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को मान्यता दी गई। 3 रंग उसमें जो भी है, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे। राष्ट्रमंडल की सदस्यता को मान्यता दी गई 1949 में। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान राष्ट्रगीत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन भी 24 जनवरी को हुआ। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति 24 जनवरी, यानी कि 2 दिन पहले बन गए थे ये तीनों। और इसके बाद इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950। और इसी दिन फिर क्या कर दिया गया, इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक थी और संविधान सभा स्वयं भंग हो गई या स्वयं भंग कर दिया। इसको तो ध्यान में रखना। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा भी भंग हो गई थी। इसके बाद यह संसद के रूप में कार्य करती रही 1952 तक, जब तक कि संसद का गठन नहीं हुआ और पहला चुनाव नहीं हो गया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि संविधान सभा समाप्त हो जाती है 24 जनवरी 1950 को और 24 जनवरी 1950 से संसद के रूप में काम करने लगती है 1952 तक। तो ये कुछ मुख्य चीज़ें थी संविधान सभा के बारे में और बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है।